Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, hope that you all are fine and living good. Okay, आज का जी हमारा जो टॉपिक है वो ये हमारा वो फेज़ है जो जहाँ से हमारी हाइपोथेसिस टेस्टिंग स्टार्ट होनी है। इससे पहले हमने जो टॉपिक्स पढ़े थे उसके अंदर हमारे पास अगर हम स्टार्ट से लें तो हमने एक इंट्रोडक्शन लिया था, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस क्या होता है और बेसिक स्टैटिस्टिक्स के दो जो पार्ट्स थे हमने वो पढ़े थे, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। और उसके बाद हमने उसके कुछ फिर हमने जब उसकी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की साइड पे जब हम आए तो उसके अंदर हमने ये कुछ टॉपिक में हमने पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, जिसके पढ़ने की वजह ये थी कि हमारे पास एक बेसिक फार्मूला हमें वहाँ से मिलता है जिसको हम जहन में रख के फ्यूचर में हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के फार्मूले डेवलप करते हैं। इसलिए हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा जिसके अंदर हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करना, डायरेक्ट यूज़ ऑफ एरिया टेबल और फिर इन्वर्स यूज़ ऑफ एरिया टेबल का इस्तेमाल देखा। और उसके बाद हमने फिर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर हम आए, उसके अंदर हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में हमने मुख्तलिफ सैम्पलिंग क्या होती है उसकी मुख्तलिफ टाइप्स हमने पढ़ी, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग्स हमने पढ़ी और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती हैं, हमने ये चीज़ें पढ़ी। उसके बाद हमने सैम्पलिंग के मुख्तलिफ जो इसके वेरिफिकेशंस थी वो हमने की, यानी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन सैम्पल मीन फॉर डिफरेंस ऑफ टू मीन्स, फॉर वन प्रोपोर्शन, फॉर डिफरेंस ऑफ टू प्रोपोर्शंस और फिर फॉर वन वेरिएंस। ये सारे पढ़ने की रीज़न ये थी कि इन वेरिफिकेशंस ये जो हम न्यूमेरिकली वेरीफाई कर लेते हैं उससे हमें एक यकीन हो जाता है कि ये चीज़ें आपस में किसी कुछ भी हो जाए ये इनसे डेविएट नहीं कर सकती, यही इन वेरिफिकेशन वाइज ये इक्वल रहेंगी। और फिर उन्हीं वेरिफिकेशंस की मदद से चूँकि आगे हमने अपना टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के टॉपिक्स पढ़ने हैं तो उनके अंदर जो फार्मूले हैं वो हमारे इन्हीं सैम्पलिंग की वेरिफिकेशंस की मदद से जो है वो बनेंगे, इसलिए हमने उस स्टेज पे सैम्पलिंग पढ़ी थी। तो अब हमारा बाकायदा आगाज़ है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर हमारे कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं वो अब हम डिस्कस करते हैं कि वो बेसिक्स जो हैं वो क्या हैं। उसके लिए नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे पास, अगर मैं लास्ट लेक्चर का रिव्यू लूँ तो लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि बायसनेस और अनबायसनेस क्या होती है। तो उसके लिए एक बेसिक थीम है कि अगर आपके पास एक थीटा हैट है, ओके, ये थीटा हैट है, ये एक एस्टिमेटर है सैंपल का, पॉपुलेशन पैरामीटर का एक एस्टिमेटर है। मिसाल के तौर पे अगर हम पॉपुलेशन पैरामीटर हमारा मीन है तो उसका एस्टिमेटर x बार सैंपल मीन होगा। अगर हमारा पॉपुलेशन पैरामीटर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है तो उसका एस्टिमेटर सैंपल प्रोपोर्शन होगा। इसी तरह अगर पॉपुलेशन पैरामीटर डिफरेंस ऑफ मीन्स है तो उसका एस्टिमेटर डिफरेंस ऑफ सैंपल मीन्स होगा। अगर पॉपुलेशन पैरामीटर डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शंस है तो उसका एस्टिमेटर डिफरेंस ऑफ सैंपल प्रोपोर्शंस होगा। इस तरह अगर हमारा पैरामीटर सैंपल का वेरिएंस है तो उसका एस्टिमेटर अगर हमारा पैरामीटर पॉपुलेशन का वेरिएंस है तो उसका जो एस्टिमेटर है वो सैंपल का वेरिएंस होगा। तो ये इन जनरल स्टेटमेंट है। थीटा हैट बताया गया है कि ये एक एस्टिमेटर है और थीटा पॉपुलेशन की नोटेशन के तौर पे इन जनरल यूज़ किया गया। अब अगर हम किसी भी एस्टिमेटर का मीन लें और वो अगर कॉरस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कि ये वाला एस्टिमेटर जो इसमें यूज़ हुआ है यानी स्मॉल x बार या स्मॉल p हैट वो अपने पॉपुलेशन पैरामीटर का अनबायस एस्टिमेटर है, क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन है। तो अगर म्यू ऑफ p हैट थीटा के बराबर आ जाए तो वो अनबायस एस्टिमेटर है, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा भी था, जैसे म्यू ऑफ x बार इक्वल टू म्यू या म्यू ऑफ p हैट इक्वल टू म्यू एंड सो ऑन, जो आपने पिछली स्लाइड्स में देखा हुआ है। तो ये वो कॉन्सेप्ट है कि अगर तो ये इक्वल आ जाए तो अनबायस एस्टिमेटर, और अगर इक्वल ना आए तो ये बायस एस्टिमेटर। तो अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी थी उनमें ये इक्वल आ रहे थे, ठीक है।
तो अब आज के टॉपिक में और जो लास्ट टॉपिक था उसमें हमने इसको इक्वल टू भी देखा था और नॉट इक्वल टू का केस भी देखा था। तो वो चीज़ रिकॉल करने के लिए नीचे मैंने आपको बता दी है। ये वो लास्ट स्लाइड थी जिसका मैंने इमेज यहाँ पे दी है कि अगर म्यू ऑफ स्मॉल एस स्क्वायर बराबर है सिग्मा स्क्वायर के पॉपुलेशन वेरिएंस के, तो हम कहेंगे स्मॉल एस स्क्वायर इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस। ठीक है जी। और अगर कैपिटल एस स्क्वायर लें तो ये उसके बराबर नहीं आता, तो ये बायस्ड वेरिएंस है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था। ये आप इसको रिकॉल कर सकते हैं, आपके पास स्लाइड्स मौजूद हैं, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हम चलते हैं जी। इस लेक्चर में हम प्रिलिमिनरीज ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग यानी कुछ बेसिक जो टर्म्स हैं जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में ज़रूरी होती हैं वो टर्म्स हम यहाँ पे देखेंगे कि वो टर्म्स कौन सी हैं और उनका क्या क्या मतलब है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहली टर्म आएगी कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती क्या है, इसका क्या मतलब होता है, और उसके बाद इसकी दो किस्में हैं, एक नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है कि नल हाइपोथेसिस क्या है, उसका क्या मतलब है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस से क्या मुराद है। और उसके बाद हाइपोथेसिस की किस्में हैं इन जनरल, वो दो किस्में हैं, वैसे तो और भी हैं लेकिन रिलेटेड टू आवर कॉन्सेप्ट दो किस्में हैं। वो सिंपल और कंपोजिट हाइपोथेसिस हैं, वो क्या होती हैं वो हम देखेंगे। फिर एक टर्म आप यहाँ पे यूज़ करेंगे टेस्टिंग के अंदर, टाइप 1 और टाइप 2 एरर। तो ये हम इसके बारे में देखेंगे कि टाइप 1 और टाइप 2 एरर क्या चीज़ है। उसके बाद टेस्टिंग के क्वेश्चंस करते हुए हमें बार बार एक चीज़ का सामना करना पड़ेगा, वो होगा वन टेल और टू टेल टेस्ट। तो ये हम देखेंगे कि ये वन टेल और टू टेल टेस्ट से क्या मुराद है। उसके बाद हमारा लास्ट जो आज के टॉपिक क्या होगा वो होगा स्टेप्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कि हमारे हाइपोथेसिस टेस्टिंग के स्टेप्स क्या होंगे। ठीक है जी। तो इसको हम आगे चल के देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ हाइपोथेसिस टेस्टिंग जी। हाइपोथेसिस टेस्टिंग से मुराद है कि स्टेटमेंट अबाउट द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन सच दैट इट इज़ ईदर ट्रू और फॉल्स बट नेवर बोथ, राइट। ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो पॉपुलेशन जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन पैरामीटर का, यानी पॉपुलेशन से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट होती है। ठीक है। और वो सही हो भी सकती है और वो सही नहीं भी हो सकती। ठीक है। तो ये वो स्टेटमेंट है जो रिलेटेड टू पॉपुलेशन पैरामीटर होगी, यानी इसके अंदर आपका सैंपल की इंफॉर्मेशन का कोई ताल्लुक नहीं होगा। मिसाल के तौर पे अगर आप कहते हैं कि पॉपुलेशन का मीन 70 है या 70 नहीं है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन के मीन का ही जिक्र होगा। ठीक है। ये नहीं कि हम कहेंगे जी सैंपल का मीन 60 है या नहीं है, तो सैंपल पे तो टेस्टिंग हो ही नहीं सकती। तो इसलिए ये रिलेटेड टू पॉपुलेशन पैरामीटर होगा। और दूसरा ये है कि विद फुल नॉलेज ऑफ द पॉपुलेशन डाटा इट इज़ पॉसिबल टू आइडेंटिफाई विद द सर्टेनिटी वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। यस, अगर हमारे पास नॉलेज पूरा है पॉपुलेशन डाटा का, तो उसके ऊपर तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि जी हम इसको रिजेक्ट कर सकते हैं या एक्सेप्ट कर सकते हैं। बट टेस्टिंग जो की जाती है वो ऑन द बिहाफ ऑफ सैंपल डाटा की जाती है। ठीक है। तो ये वो हाइपोथेसिस से मुराद ये है कि अ स्टेटमेंट दैट हैज़ टू बी टेस्टेड। ओके, दिस इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सो उसके अंदर फॉर एग्जांपल वो कहता है कि द मीन मंथली इनकम जो है वो किसी सिस्टम एनालिस्ट की वो $3569 है। तो ये एक हाइपोथेसिस है जिसको चेक करना है, जिसको टेस्ट करना है। और उसके बाद फॉर एग्जांपल कहता है ये अब जैसे एवरेज है, सो दिस इज एवरेज, दिस इज म्यू इक्वल टू 3569। तो ये जो स्टेटमेंट है ये मीन की टेस्टिंग से रिलेटेड एक एग्जांपल के तौर पे दी गई है। अगर आप दूसरी लें तो दैट इज 35% ऑफ ऑल कस्टमर बाइंग कॉफ़ी एट टिम हॉर्टन्स रिटर्न विद इन अ वीक। तो ये एक हाइपोथेसिस है, एक स्टेटमेंट है कि जी तकरीबन 35% लोग जो हैं वो कॉफ़ी बाय करते हैं। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं ये रिलेटेड टू पॉपुलेशन है, यानी एक ब्रॉडर सेंस में स्टेटमेंट्स हैं, ना कि एक सिलेक्टेड डाटा के ऊपर ये स्टेटमेंट है। ठीक है जी। जी नेक्स्ट आते हैं हम जी। उसके बाद हमारे पास है जी नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या चीज़ होती है। पहले हम देखते हैं जी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का द स्टेटमेंट दैट वी आर इंटरेस्टेड टू प्रूविंग, इट इज़ यही रिसर्च हाइपोथेसिस इंटरेस्टेड टू प्रूविंग की मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें कि एक किसी बंदे को रंगे हाथों पकड़ा गया है, उसने कोई मर्डर किया है या कुछ किया है।
अब उसको जब अदालत में लेके जाया जाएगा तो वहाँ पे एक ये चीज़ प्रूव करने की कोशिश की जाएगी कि ये बंदा जो है इसने मर्डर किया और इसको सज़ा दी जाए। तो उस सूरत में ये क्या है, हाइपोथेसिस इसकी अल्टरनेटिव क्या होगी कि इसने मर्डर किया है। ठीक है, फॉर द सेफ साइड नल हाइपोथेसिस ये होगी कि इसने मर्डर नहीं किया, इस पर महज इल्ज़ाम है। इसलिए तो आप अगर अदालत और ये इस तरह की अगर आप अभी कोई क्लिप देखें तो उसमें, या वीडियो क्लिप देखें या किसी मूवी में देखें, तो वहाँ पे वो जुमला यूज़ कर रहे होते हैं मुल्ज़िम का, मुजरिम यूज़ नहीं करते। तो अनलेस वो मुजरिम साबित ना हो जाए उसको मुल्ज़िम कहा जाता है। तो मुल्ज़िम इज़ H0 एंड मुजरिम इज़ H1। तो वो इसका मतलब है कि उसको जिसमें इंटरेस्टेड टू प्रूविंग है दैट इज़ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इन सिंपल वर्ड्स, जो हाइपोथेसिस आपने जो फॉर द टाइम बिंग आप उसको ट्रू समझ रहे हैं, अभी उसका ट्रू फॉल्स सामने नहीं आया, वो H0 होगी, और जो उसका अल्टरनेटिव होगी वो H1 होगी। बाकी डिटेल्स आप इसको बुक्स में से भी देख सकते हैं और नेट से भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम आगे नेक्स्ट चलते हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि व्हेन अ डिसीजन इज बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ सैंपल डाटा and not the entire population data, it is possible to make a correct decision. It is not possible to make a correct decision all the time. Very simple कि आपने अगर हमेशा सैंपल डाटा पे ही डिसीजन लेना है और पॉपुलेशन के डाटा को आपने जहन में नहीं रखना, तो डेफिनेटली उस सूरत में आपके रिजल्ट्स के अंदर कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये जनरल सा फिनोमेना है जो यहाँ पे डिस्कस किया गया। ठीक है, तो इस चीज़ को जहन में रखते हुए, तो आवर बेसिक ऑब्जेक्टिव इज़ टू ट्राई टू कीप द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग अ रॉन्ग डिसीजन एज स्मॉल एज पॉसिबल। ऑफ कोर्स जब भी हम अपनी हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो हमने एक चीज़ जहन में रखनी होती है कि हमारा को गलत स्टेटमेंट, जो गलत डिसीजन है वो ना हो। तो एज अ ह्यूमन बीइंग अगर रियल लाइफ में देखें तो गलत स्टेटमेंट होने के चांसेस तो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन हमें उसको पॉसिबली स्मॉल एज स्मॉल उसको रखना होता है। तो ये एक इसमें बात थी कि जब भी हम कोई डिसीजन मेकिंग में भी इवन हम जाते हैं तो हमने ये जहन में रखना होता है कि हम रॉन्ग डिसीजन तो हो सकता है हमसे एज अ ह्यूमन बीइंग, बट हम उसकी प्रोबेबिलिटी को मिनिमाइज रख के जहन में करें। तो यही कॉन्सेप्ट हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर भी होगा कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग अ ट्रू हाइपोथेसिस है उसको हम मिनिमाइज रख के तो हम अपना पूरा प्रोसीजर करते हैं। राइट, ओके। उसके बाद हमारे पास जी सिंपल और कंपोजिट हाइपोथेसिस, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो सिंपल हाइपोथेसिस है, इट रेफर्स टू वन इन विच ऑल पैरामीटर्स एसोसिएटेड विद द डिस्ट्रीब्यूशन आर स्टेटेड। यानी ये वो हाइपोथेसिस है जिसके अंदर आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स है, यानी जो भी आप टॉपिक जिसके अंदर आप जिस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आप टेस्टिंग कर रहे हैं उसके अगर आपके पास सारे पैरामीटर्स आपको पता हैं, मालूम है, तो हम कहेंगे कि ये एक सिंपल हाइपोथेसिस है। और स्पेसिफिकली जो हाइपोथेसिस टेस्ट हो रही है उसके अंदर वेरी क्लियर हो कि ये इसकी वैल्यू है। मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे देखें तो वो कह रहा है कि इफ़ अ हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ स्कूल इज डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मली विद वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, तो उसने एक पैरामीटर तो सिग्मा स्क्वायर बता दिया। पॉपुलर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर्स होते हैं, म्यू और सिग्मा स्क्वायर, और वो ये कह रहा है कि जो स्टूडेंट्स की हाइट है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जब उसने नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कहा है तो उसके फिर पैरामीटर्स भी होंगे, तो उसने एक पैरामीटर सिग्मा स्क्वायर तो ये दे दिया। ठीक है जी, अब वो कह रहे हैं द हाइपोथेसिस दैट द मीन स्टैंड्स इक्विवेलेंट टू 70, कि अब उसका जो मीन है यानी उस डिस्ट्रीब्यूशन का जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है स्टूडेंट्स की हाइट, उसका मीन 70 है। तो इट्स वेरी सिंपल, म्यू इज इक्वल टू 70। अब अगर इस पूरे इतने हिस्से की स्टेटमेंट्स को हम गौर से देखें तो वो कह रहा है कि जैसा कि पैरामीटर्स इसमें एग्जैक्टली हमें मालूम है, म्यू 70 है, सिग्मा स्क्वायर 6 है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास एक सिंपल हाइपोथेसिस होगी। तो जब भी हमें उस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर जो पैरामीटर्स अगर डिस्ट्रीब्यूशन के हमें मालूम होंगे तो हम कहेंगे ये एक सिंपल हाइपोथेसिस है। ठीक है जी, नेक्स्ट आते हैं। और कंपोजिट हाइपोथेसिस इसके उलट है कि इट रेफर्स टू द वन इन विच ऑल द पैरामीटर्स एसोसिएटेड विद द डिस्ट्रीब्यूशन आर
नॉट सिंपली स्टेटेड, वो सिंपली न लिखे हुए हों। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप इस एग्जांपल में देखें तो हमारे पास एक पैरामीटर तो मालूम है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 6 बट जो दूसरी जो हाइपोथेसिस है, असल में तो ये कंपोजिट और सिंपल होना हाइपोथेसिस का है, ना कि पैरामीटर्स का है। तो हमने गौर इस हाइपोथेसिस पे करना है। ये इस हाइपोथेसिस पे अगर गौर से देखें तो इसके अंदर हमें आप ये एग्जैक्ट नहीं मालूम कि जो म्यू की जो वैल्यू है वो 70 से कितनी बड़ी है, बस वो कह रहा है 70 से ऑनवर्ड है। तो अगर तो ये 70 होता तो हम बड़ा सिंपल और क्रिस्टल क्लियर थे कि सिंपली म्यू इक्वल टू 70। अब चूंकि ये 70 से ऑनवर्ड की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम क्वाइट श्योर नहीं है कि वो म्यू 71 है, 73 है या 700 है या सो ऑन वट एवर है। तो इसलिए ये हमारे पास कंपोजिट हाइपोथेसिस होगी और यही नीचे बता रहा है कि पैरामीटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन गिवन इनएग्जैक्टली, ठीक। तो ये हमारे पास कंपोजिट हाइपोथेसिस होगी। तो हमने क्या देखा, सिंपल हाइपोथेसिस जिसमें पॉपुलेशन के जो पैरामीटर्स हैं वो एग्जैक्ट और क्रिस्टल क्लियर बता दिए जाए, भाई इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है। और अगर उसकी वैल्यू एक रेंज में बता दी जाए और हम उसमें क्लियर ना हो कि वो कहाँ पे जाके वैल्यू रुकेगी या क्या वो एक्चुअल वैल्यू होगी, तो दैट इज कंपोजिट हाइपोथेसिस। जी नेक्स्ट जी, अब हम आते हैं टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज़ है। इसके अंदर हम ये देखते हैं मिसाल के तौर पे, फिर आगे एक टेबल भी आपको मैं दिखाऊंगा। वो मिसाल के तौर पे कहता है कि लीगल जो कैनेडियन लीगल सिस्टम ऑफ एन एनालॉजी है, इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ वो मिसाल के तौर पे बता रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल वो मुल्ज़िम मुजरिम की दी, तो ये उसी तरह की एक मिसाल है। द एक्यूज्ड पर्सन इज इनोसेंट, कि एक बंदा जो पकड़ा गया है वो उसको आपने वो क्या नाम है बेकसूर है या वो बंदा गिल्टी है, उसने कसूर किया है। अब आफ्टर हियरिंग फ्रॉम द बोथ प्रोसिक्यूशंस and the defense, the decision is made declaring the accused either, या तो वो जो बंदा पकड़ा गया या उसको इनोसेंट करार दे दिया जाएगा या उसे गिल्टी करार दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारी जो कोर्ट्स हैं या इन जनरल जो कोर्ट्स हैं, ठीक है, हमारे से मुराद इन जनरल जो डिसीजन ह्यूमन बेस्ड डिसीजंस होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ठीक हो जाए या हमेशा गलत हो जाए। तो ये काम सा फिनोमेना बताया गया है कि जब एक बंदे को कैप्चर किया जाता है तो ज़रूरी नहीं कि वो उसने वो जुर्म किया हुआ हो, या हो सकता है उसने जुर्म ना किया हुआ हो। तो दो सूरतें हैं कि एक सही ऐसे बंदे को पकड़ा है जिसने जुर्म किया है, और उसके ऊपर फिर दो तरह के डिसीजन आ सकते हैं कि या तो उसको सज़ा दे दी जाए या उसे सज़ा ना दी जाए। तो अगर एक मुजरिम जुर्म करने वाले को सज़ा दे दी गई तो ये तो कोई गलती नहीं है, ये तो बिल्कुल ठीक है। और अगर एक जुर्म ना करने वाले को बरी कर दिया जाए तो ये भी गलती नहीं है। तो गलती कहाँ पे है कि अगर जिसने जुर्म किया है उसे आप बरी कर दें, ये भी एक गलती है, और जिसने जुर्म नहीं किया उसे आप सज़ा दे दें, ये भी एक गलती है। तो इसी चीज़ के एक्सप्लेनेशन के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं जी। 2 काइंड्स ऑफ एरर्स में अगर हम देखें तो हमें ये चीज़ मज़ीद एक्सप्लेन हो रही है कि हमारा ये ऊपर देखें कोर्ट के डिसीजंस है और इधर रियलिटी है। द पर्सन इज़ इनोसेंट, ठीक है। इनोसेंट का मतलब कि वो बंदा जो था वो महज मुल्जिम था, उस पर इल्ज़ाम था, तो इसको आप समझिए H0 है, ये ट्रू, फिल वक्त ये ट्रू है, ठीक है। और दूसरा ये है कि पर्सन इज़ गिल्टी, हो सकता है जो बंदा पकड़ा गया वो वाकई मुजरिम था लेकिन उसको मुल्जिम कहा जा रहा है, तो हो सकता है कि फिल वक्त वो खाली मतलब वो उसने वाकई जुर्म किया हुआ है लेकिन अभी ये साबित कोर्ट ने नहीं किया, राइट। तो ये साइड वो है कि जो उसने असल में किया है, या तो उसने वाकई कुछ नहीं किया तो या उसने वाकई कोई जुर्म किया है। अब जब ये डिसीजन जब ये गया कोर्ट में केस, तो कोर्ट में वो क्या था कि पर्सन को, उस आदमी को, या तो उन्होंने कह दिया ये गिल्टी नहीं है, इसको बरी कर दो, ठीक है, और या ये हो सकता है कि उसको कह दिया जाए जी इसने जुर्म किया, ये कोर्ट कह रही है, ठीक है। अब हम अगर नीचे देखें तो करेक्ट डिसीजन क्या क्या होंगे कि एक बंदा इनोसेंट पकड़ा गया है और कोर्ट ने उसे नॉट गिल्टी कह के बरी कर दिया, तो दिस इज करेक्ट डिसीजन। और अगर इसी तरह एक बंदा गिल्टी पकड़ा गया है और उसको कोर्ट ने कह दिया कि यस ही इज गिल्टी, सो उसको करेक्ट डिसीजन, वो भी करेक्ट डिसीजन। तो गलत डिसीजन कहाँ पे होंगे कि एक इनोसेंट बंदे को, मुल्जिम को पकड़ा और उसको आपने गिल्टी साबित करके सज़ा दे दी, महज इल्ज़ाम था और आपने उसे तख्तेदार पे लटका दिया, तो ये एक टाइप 1 एरर है। यानी एक चीज़
फिल वक्त सही थी, वो सच्चा था, आपने उसे झूठा करार दे के उसको सजा दे दी, तो दिस इज टाइप 1 एरर। और दूसरा केस क्या है कि एक झूठे को पकड़ा और किसी असर रसूख के तहत उसको डिसीजन के अंदर ये आ गया कि वो तो जनाब गिल्टी नहीं है, उसको बरी कर दिया जाए, तो दिस इज टाइप 2 एरर। तो असल में ये दो जो एरर्स हैं ये हमारी टेस्टिंग के अंदर मूव करती हैं। मेनली टेस्टिंग के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर जो है वो मूव करती है, ये आगे हम देखेंगे। और टाइप 2 एरर जो है वो पावर ऑफ टेस्ट की स्टेज पे मूव करती है, उसको हम जब उसका टॉपिक आएगा हम उस वक्त देखेंगे। तो यहाँ पे हमने दो तरह की एरर्स देखी, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर। अगर एक चीज़ ठीक है, ठीक को ठीक कहना, कोई एरर नहीं। गलत को गलत कहना, कोई एरर नहीं। ठीक को गलत कहना, टाइप 1 एरर। गलत को ठीक कहना, टाइप 2 एरर। ठीक है जी, नेक्स्ट। अब हम आते हैं जी 1 टेल टेस्ट और 2 टेल टेस्ट क्या होता है, इस पर हम बात करते हैं। देखें, हमारे पास जब हम एक डिस्ट्रीब्यूशन की फिगर बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की फिगर बनाई, ये इस फिगर से आप फेमिलियर हैं, ये आपने पहले भी बनाई हुई है, ठीक है। तो अगर हमारा सारा जो रिजेक्शन रीजन है वो एक साइड पे हाईलाइट हो जाए, जैसा कि यहाँ पे आपने बहुत सारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस में देखा भी होगा कि हम कभी उसमें एक साइड पे एरिया हाईलाइट करते थे, कभी इधर हाईलाइट करते थे सिर्फ इस साइड पे, और कुछ सवालों में हम दोनों तरफ हाईलाइट करते थे। तो अगर हमारा एरिया एक साइड पे है, टेस्टिंग के अंदर अब बात हो रही है, तो हम कहेंगे कि हमारा ये 1 टेल टेस्ट है, यानी इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन की एक टेल, ये टेल हाईलाइट है, और ये राइट टेल टेस्ट है, क्योंकि ये फिगर की राइट साइड है, ये जीरो की राइट साइड पे पॉजिटिव साइड पे है, ठीक है जी। तो ये एक 1 टेल टेस्ट की एग्जांपल है। अगर इसी तरह, और इसका ये जो डार्क एरिया है ये आपका रिजेक्शन रीजन है, ये वो रीजन है जहाँ पे आके आपकी H0 रिजेक्ट होगी। ये हम जब क्वेश्चंस देखेंगे मजीद क्लियर हो जाएगा। ये वो रीजन है जहाँ पे H0 रिजेक्ट होगी। तो जहाँ पे टेल बनती है वो असल में रिजेक्शन रीजन होता है। और उसके अलावा ये जो क्लीन एरिया है, उसके अलावा जो बचा हुआ एरिया है, ये आपका एक्सेप्टेंस रीजन होता है, जिसके अंदर आपकी H0 एक्सेप्ट होती है। तो रिजेक्शन रीजन की प्रोबेबिलिटी को अल्फा से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये फिगर है ना, ये एरिया फिगर है और इसके अंदर ये प्रोबेबिलिटीज आती हैं और ये एरिया आता है, तो इसलिए इसकी नोटेशन को हम प्रोबेबिलिटी के सेंस में, ये एरिया के सेंस में बोलेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन रीजन को हम अल्फा बोलते हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस रीजन को हम 1 माइनस अल्फा बोलते हैं। तो ये 1 टेल है, इसमें राइट साइड पे टेल बन रही है, ये राइट टेल टेस्ट है। अगर ये लेफ्ट साइड पे भी कोई टेल बने, जैसा कि ये अब 2 टेल, अगर खाली इधर होती इस साइड पे ये ना होती तो ये 1 टेल होती। खैर, अब ये 2 टेल टेस्ट है। अब 2 टेल टेस्ट में क्या है कि जितना हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर थी अल्फा, वो दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगी, मतलब इधर भी होगी और इधर भी डिस्ट्रीब्यूट होगी, और बाकी ये सेंटर एरिया जो है ये एक्सेप्टेंस रीजन है, ठीक है जी। तो टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जैसे पहले एक दफ़ा बताया था आपको कि अगर हमारी H0 के अंदर, H1 के अंदर सॉरी, नॉट इक्वल टू का साइन आ जाए, तो इसका मतलब है हमारा टेस्ट 2 टेल टेस्ट होगा। यानी जब हम क्रिटिकल रीजन में जाएंगे तो इस तरह के 2 साइडें हाईलाइट होंगी, और अगर उसमें H1 में ग्रेटर या लेस का सिंबल आएगा तो कोई एक साइड हाईलाइट होगी। अगर ग्रेटर का सिंबल आएगा तो राइट साइड हाईलाइट होगी ओनली, ये साइड हाईलाइट नहीं होगी, और अगर लेस का सिंबल आएगा तो ये लेफ्ट साइड हाईलाइट होगी, राइट साइड हाईलाइट नहीं होगी। और 2 टेल के केस में दोनों साइडें हाईलाइट होंगी, ठीक है जी, ओके। अब ये 1 टेल टेस्ट की देखें, वही मिसाल यहाँ पे क्लियर हो रही है कि वो कह रहे हैं कि 1 टेल टेस्ट व्हेन द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस स्टेट्स अ डायरेक्शन। जाहिर है जब उसमें कोई ग्रेटर का साइन या लेस का साइन आएगा तो वो एक डायरेक्शन बन जाएगी। और मैंने आपको याद होगा क्लास में बताया था कि अगर आपको ये समझ ना आए कि आपने किस साइड पे जाना है, तो अगर आप इस ग्रेटर देन साइन को यूं बना के और इसमें एक ये लाइन लगा दें तो ये आपको एरो बना देगा, राइट, एक एरो बन जाता है। और एरो बजाते खुद एक डायरेक्शन होती है और वो बताता है कि राइट साइड पे चले जाओ। अगर ये लेस देन का साइन है तो आप इसमें लाइन लगाएं तो ये आपको बता देगा जी लेफ्ट साइड पे जाओ। तो ये साइन इटसेल्फ आपको गाइड करता है फ्यूचर में कि आपका टेस्ट राइट साइड पे 1 टेल है या लेफ्ट साइड पे 1 टेल है, ठीक है जी। तो यहाँ पे वो एग्जांपल में कह रहा है द मीन ईयरली कमीशंस अर्न्ड बाय फुल टाइम रियल्टर्स इज मोर देन, इतने ये वैल्यू दी है। तो ये
देखें म्यू इज ग्रेटर देन दिस, ये मोर का मतलब ग्रेटर है। अब इसमें अगर देखें तो वो कह रहा है लेस देन, तो लेस का स्ट्रेट अवे मतलब ये लेस का साइन है। और अगर वो ये कह रहा है कि इज फॉर लेस देन, तो ये यहाँ पे उसके प्रोपोर्शन को वो लेस कह रहा है, तो ये वन टेल टेस्ट हो गया। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट आते हैं। अब देखें उसी की वन टेल के लिए, चूंकि उसने, अगर मैं प्रीवियस स्लाइड पे जाऊँ तो ये ग्रेटर का साइन था मिसाल के तौर पे, तो इसने ये यहाँ पे हमें ये राइट साइड पे ये रिजेक्शन रीजन उसने दे दी है, और यहाँ पे बता दिए कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% के ऊपर ये वैल्यू है, और इस पे ये वाला एरिया बनेगा, और इस पे ये टेबल से ये वैल्यू आएगी। ये वो टेबल है जो आपको दिया हुआ, और स्लाइड्स के एंड पे वो टेबल मैं आपको दिखा भी दूंगा। ठीक है जी। उसके बाद नीचे आए, ये टू टेल में देखें मैंने कहा था यहाँ H1 के अंदर नॉट इक्वल टू के सिंबल्स होंगे। ये कह रहा है टेस्ट ऑफ टू टेल व्हेन नो डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड इन द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, यानी इन सिंपल H1 में अगर नॉट इक्वल टू का साइन है तो इसका मतलब है हम इधर भी सोच सकते हैं, इधर भी सोच सकते हैं। इसकी मैंने मिसाल आपको दी थी, इन जनरल मिसाल है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप कोई नंबर सोचें जो 10 के अलावा हो, या मैंने सोचा आप गेस करें वो 10 के अलावा है, तो कभी आप 10 से छोटा बोलेंगे, कभी 10 से बड़ा बोलेंगे, तो गलती दोनों साइडों पे हो सकती है। तो इस वजह से ये टू टेल टेस्ट हो गया। ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ जी वो नंबर जो मैंने सोचा वो 10 से बड़ा है, तो आप कभी भी 10 से छोटा नंबर गैस नहीं करेंगे, तो जितनी गलतियाँ होंगी वो 10 से बड़े नंबर बोलने में होंगी। तो वो वन टेल जो पिछला था और ये टू टेल। ठीक है जी। ओके, अब ये देखिएगा यहाँ पे जी, इस पे कोई एनिमेशन लगी थी। ओके, ये हमारे पास टू टेल है। इसको अगर हम देखें तो ये इसी तरीके से हमारी जो हाइपोथेसिस थी उसमें H1 में नॉट इक्वल टू का साइन था, तो हमारे पास जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस था वो 5% था। तो इसको जब हमने टू टेल के टेबल में देखा तो हमें ये 1.96 राइट साइड के ऊपर यहाँ पे वैल्यू मिली नीचे, और लेफ्ट साइड के ऊपर यहाँ पे वैल्यू मिली। तो ये वो दोनों वैल्यूज़ हैं, इनसे इधर जाएंगे तब भी रिजेक्शन है, इधर जाएंगे तब भी रिजेक्शन है, और ये विद इन एरिया जो है ये एक्सेप्टेंस है। इसकी मिसाल मैं आमतौर पे ये देता होता हूँ कि आप ये समझें ये विद इन जो एरिया ये हमारा, ये हम पाकिस्तान में है, एक साइड पे इंडिया है और दूसरी साइड पे अफगानिस्तान है। अब हम जब इंडिया में जाएंगे तो हम अपना ID कार्ड नहीं चला सकते, हमारे पास पासपोर्ट और वीज़ा होना चाहिए। इस तरह अफगानिस्तान साइड पे भी ID कार्ड और पासपोर्ट ID कार्ड नहीं चल सकता, वीज़ा होगा तो हम वहाँ पे एक्सेप्टेबल होंगे। तो ओनली दिस इज़ द रीज़न वेयर वी आर एक्सेप्टेबल। ये डार्क रीजन जो है, ये क्लीन रीजन जो है। ठीक है, तो ये उसने क्रिटिकल वैल्यूज जो है वो वहाँ टेबल से दी है। अब इसके बाद हम आते हैं जी स्टेप्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है, कि हमारी हाइपोथेसिस टेस्टिंग के कितने स्टेप्स हैं वो हम देखते हैं, और वो स्टेप्स हम उनमें हम क्या क्या करते हैं वो सारे स्टेप्स हैं। ये टोटल हमारे पास 5 स्टेप्स हैं जिनके तहत हमारा कोई भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग का जो है वो क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, ओके। हाँ, इसमें सबसे पहला जी हम अपनी हाइपोथेसिस डिफाइन करते हैं। एक नल हाइपोथेसिस होती है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जैसे हमने पीछे पढ़ा है। तो पहले स्टेप के अंदर हम हाइपोथेसिस को डिफाइन कर देते हैं कि ये H0 है, ये H1 है, जैसा कि म्यू इज इक्वल टू 60, और इसका अल्टरनेटिव अगर है म्यू इज नॉट इक्वल टू 60, तो हमारी H0 जो है वो हो जाएगी म्यू इक्वल टू 60, और H1 हो जाएगी म्यू इज नॉट इक्वल टू 60। और अब इस जैसे ही हम ये स्टेप 1 में ये हाइपोथेसिस बना रहे होंगे तो हम गौर से देखेंगे तो हमें H1 के अंदर एक नॉट इक्वल टू का सिंबल मिल रहा होगा, और साथ ही हम उसमें ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे कि ये टू टेल टेस्ट का क्वेश्चन है, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा है कि अगर H1 में नॉट इक्वल टू का साइन है तो वो टू टेल टेस्ट होगा। राइट, ओके। उसके बाद हमारा जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। राइट, इसके अंदर हम वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर जिसका सिंबल अल्फा था, ये वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है। ये हम दूसरे स्टेप में दे देते हैं। दूसरा स्टेप हमारा ये होता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे चूँकि आम तौर पे एक प्रैक्टिस है कि जी हाँ ओके, आमतौर पर प्रैक्टिस से कुछ बुक्स में आपको मिलेगा कि तीसरे स्टेप पे वो क्रिटिकल रीजन बताना शुरू कर देता है। ठीक है, थोड़ा सा मुझे उससे एक इख्तलाफ ये होता है कि वो क्रिटिकल रीजन असल में बनता है जो स्टैटिस्टिकल जो आपकी टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू का साइन आता है ना, प्लस या माइनस,
उसको देख के बनाना चाहिए, इसलिए उसको हम आगे स्टेप को ले गए हैं, हमने यहाँ पे नहीं रखा उसको। तो ये तरतीब जो मैंने बताई है इसको हम फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। ओके, उसके बाद हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आमतौर पे हम 5% लेते हैं जो यूजुअल टेस्टिंग की जाती है, वरना जो क्वेश्चन में मेंशन होगा आप वो लेंगे। उसके बाद आप ये देखेंगे कि आइडेंटिफाई द टेस्ट स्टैटिस्टिक, यानी आप ये सवाल को गौर से पढ़ेंगे कि ये सवाल कौन सा है, इसके अंदर किसकी टेस्टिंग की जा रही है, क्या मीन की टेस्टिंग का क्वेश्चन है या प्रोपोर्शन की टेस्टिंग का क्वेश्चन है या डिफरेंस ऑफ टू मीन्स की टेस्टिंग का क्वेश्चन है या डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शंस है या वन वेरिएंस की टेस्टिंग है या अगर फ्यूचर में जाएं तो काय स्क्वायर टेस्ट है या एफ टेस्ट है या जो भी टेस्टिंग है। तो उसको पहले सवाल को एनालाइज करेंगे कि इस वक्त है कौन सा सवाल, और उस सवाल के अंदर भी फिर ये चीज़ें होंगी कि किस सिचुएशन में कौन सा टेस्ट लगेगा। तो यहाँ पे इस स्टेप के अंदर हम एक बाकायदा फार्मूला लिखते हैं कि हाँ जी ये Z टेस्ट है तो ये Z टेस्ट का ये फार्मूला है, अगर ये T टेस्ट है तो T टेस्ट का ये फार्मूला है, ठीक है, काय स्क्वायर है तो काय स्क्वायर का ये फार्मूला है। तो ये डिपेंड करता है कि हम क्वेश्चन कौन सा कर रहे होते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास यहाँ भी यानी हम फार्मूला देंगे, ठीक है। अब ये जो स्टेप 4 है ना, ये वो स्टेप है जिसको मैं कह रहा था कि ये हम बाद में लिखते हैं। तो असल में ये स्टेप 4 को आप स्टेप 5 समझें, ठीक। हम पहले स्टेप 5 को बैक पे लाते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि टेस्ट स्टैटिस्टिक का फार्मूला लिख के हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उस फार्मूले की मदद से, जिसको हम कहते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू, ठीक है। कैलकुलेटेड वैल्यू फाइंड कर लेने के बाद मिसाल के तौर पे हमारा अगर Z टेस्ट लगा जो फ्यूचर में हम देखेंगे और वहाँ पे हमारी Z की कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो आ गई है 1.23 मिसाल के तौर पे प्लस में, ठीक है। तो ये जो प्लस का साइन है अब ये हमें गाइड करेगा कि हमने डिसीजन रूल क्या लिखना है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि ये स्टेप आगे पीछे होने चाहिए। तो ये हम जब अपने क्वेश्चंस करेंगे तो हम ये जो डिसीजन रूल है इसको असल में हम क्रिटिकल रीजन बोलते हैं। डिसीजन रूल को क्रिटिकल रीजन बोलते हैं जो टेस्ट स्टैटिस्टिक के बाद आता है, कैलकुलेशंस के बाद, ठीक है जी। तो हम फर्स्ट करते हैं हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू 1.23 आ गई है, तो फिर हम क्रिटिकल रीजन में जाके हम ये लिखते हैं कि अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से बड़ी हुई, जो टेबल वैल्यू अभी तक हमने देखी ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ कैलकुलेटेड वैल्यू प्लस 1.23 आई हुई है, तो हम लिखेंगे कि अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से बड़ी हो गई तो हम H0 रिजेक्ट कर देंगे से मुराद कि अभी हमने रिजेक्ट नहीं किया, क्योंकि अभी हमारे पास टेबल वैल्यू जो नहीं आई। तो इस क्रिटिकल रीजन के स्टेप के अंदर हम वो टेबल से वैल्यू देखेंगे, जो टेबल मैंने आपको एक दफ़ा शेयर किया था व्हाट्सएप के थ्रू, और वो टेबल मैं आपको इंशाल्लाह इसके साथ लेक्चर के साथ फिर दोबारा शेयर कर दूंगा। वो टेबल्स मैंने कुछ बनाए थे, वो टेबल्स थ्रू आउट आपके कोर्स में वही एक टेबल फॉलो करें, क्योंकि इससे पहले मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ टेबल्स मिलते हैं, कुछ कम मिलते हैं, कुछ में कम वैल्यूज़ होती हैं, कुछ टेबल्स पूरे होते ही नहीं हैं। तो इसलिए उसकी वजह से मैंने वो टेबल्स बना दिए थे आपकी आसानी के लिए, तो वही यूज़ करेंगे, ठीक। सो आखिर में अकॉर्डिंग टू फिर हमारे पास इसका मतलब क्रिटिकल रीजन के अंदर एक टेबल से वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक जो हमने कैलकुलेटेड वैल्यू फाइंड की थी, जैसे कि Z की वो वैल्यू 1.23 थी मिसाल के तौर पे, और टेबल से जो हमने वैल्यू फाइंड की वो फर्ज करें 1.96 थी, और हमने डिसीजन में लिखा था कि अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल से बड़ी हुई तो हम रिजेक्ट करेंगे। अब असल पिक्चर तो अब सामने आई है ना कि कैलकुलेटेड तो 1.23 थी प्लस में और टेबल वैल्यू 1.96 थी, तो ये तो उससे बड़ी नहीं हो रही। कैलकुलेटेड 1.23 तो छोटी है टेबल के 1.96 से, इसका मतलब है कि हम वो नहीं कर सकते जो हमने वहाँ पे लिखा था, उसके उलट हम करेंगे। इसका मतलब हम H0 को एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो इस तरह का जो डिसीजन है वो या एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी। तो ये हाइपोथेसिस के कुछ स्टेप्स हैं जो हम इंशाल्लाह अपने उन लेक्चर्स जब हम आगे टेस्टिंग के करेंगे फॉलो करेंगे। अच्छा, उसके अंदर ये कुछ चीज़ें हैं कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा है, द प्रॉपर्टी ऑफ टाइप 1 एरर, जो रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज एक्चुअली ट्रू। यानी इसका मतलब है कि जब आप हाइपोथेसिस का टॉपिक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो आपकी असम्पशन ये हो रही होती है कि H0 हमारे पास एंड तक ट्रू चल रहा है। क्यों? कि जब तक आप H0 को ट्रू समझ के नहीं चलेंगे, आप तीसरे स्टेप के अंदर जो भी फार्मूला लगाएंगे उसमें उससे वैल्यू नहीं पुट कर सकते,
तीसरे स्टेप के अंदर जो वैल्यू आएगी वो एच नॉट से वैल्यू आएगी। तो वैल्यू तभी हम पुट कर सकते हैं जब हम एच नॉट को ट्रू मान के चलें। ठीक है, तो ये चीज़ एग्जाम में रखनी है कि एच नॉट सवाल के एंड तक ट्रू ही चलेगा जब तक कि फाइनल डिसीजन ना आ जाए। ठीक है, तो इसके जो प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर है इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, आमतौर पे 5% ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या जो भी हम यूज़ करेंगे। फिर टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या है, ये वो वैल्यू होती है जो डिटरमिन फ्रॉम द सैंपल इंफॉर्मेशन, हम सैंपल से का मीन ले लें या सैंपल का प्रोपोर्शन ले लें, फिर उसको हम पुट करें एक फार्मूले में, साथ म्यू पुट करें एच नॉट से और चीज़ें पुट करके वो जो हम फ्यूचर में देखेंगे इंशाल्लाह। तो उससे जो वैल्यू हमारे पास z की या t की या काइस की f की कैलकुलेटेड वैल्यू आती है, दैट इज़ टेस्ट स्टैटिस्टिक। वो पूरा सेक्शन ही टेस्ट स्टैटिस्टिक का होता है। तो स्टैटिस्टिक उसमें वो x बार है या सैंपल का प्रोपोर्शन है या सैंपल से ऑब्टेन कोई भी वैल्यू है, तो उससे जो पुट करेंगे वैल्यू और जो कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी उस सेक्शन को टेस्ट स्टैटिस्टिक कहते हैं। ये उसकी थोड़ी वजाहत है। ठीक है, तो ये इसलिए फाइंड की जाती है कि हम ये देखना चाहें कि हम फ्यूचर में क्या हम जो हमारी नल हाइपोथेसिस है उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। जाहिर है जब ये टेस्ट स्टैटिस्टिक में कोई चीज़ कैलकुलेट होगी तभी वो चौथे स्टेप में जाके टेबुलेटेड वैल्यू एक निकलेगी और फिर पांचवें और लास्ट स्टेप में वो कैलकुलेटेड टेबल से कंपेयर होगी तो एच नॉट एक्सेप्ट या रिजेक्शन की बात सामने आएगी। इसलिए यहाँ पे ये लिखा है कि ये इसलिए कैलकुलेट की जाती है कि फ्यूचर में इस कैलकुलेटेड ने किसी टेबुलेटेड से कंपेयर होना है और उसकी बेस पे एच नॉट ने एक्सेप्ट या रिजेक्ट होना है। तो ये इसकी रीज़न है। ठीक है जी, तो ये क्रिटिकल वैल्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो मैंने कहा कि क्रिटिकल रीजन है उसके अंदर हम टेबल से हम वैल्यू देखते हैं। ठीक है, और उसके क्रिटिकल रीजन क्या होता है या वैल्यू क्या है, द डिवाइडिंग पॉइंट बिटवीन द रीजन्स। वो जो मैंने आपको पीछे फिगर दिखाई थी उसमें एक लाइन थी जो डार्क और लाइट एरिया को बता रही थी, तो वो लाइन असल में क्रिटिकल वैल्यू की वो लेवल होता है। उससे एक तरफ जाएं तो रिजेक्शन है, एक तरफ आए तो एक्सेप्टेंस है। इसकी मिसाल वही जैसे पाकिस्तान का बॉर्डर है। ठीक है, तो बॉर्डर के एक तरफ इधर हों तो हम एक्सेप्टेंस में हैं और अगर हम उधर जाने की कोशिश करेंगे तो हम रिजेक्शन में जाएंगे ऑफ कोर्स। तो ये वो लेवल होता है कि जिसके बाद आपकी रिजेक्शन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये क्रिटिकल वैल्यू वो होती है और ये वो होती है जहाँ पर रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस का डिसीजन होता है हमारी एच नॉट का। और इसको फाइंड करने के लिए जो हम वैल्यूज़ ऑब्टेन करेंगे वो स्टैटिस्टिकल टेबल से करेंगे। ये वो टेबल्स हैं जो आपको मैंने दिया हुआ एक टेबल बना के, ये उसी में से एक मैंने क्लिप्स यहाँ पे काट के आपको दिखाए हैं। जैसे जेड टेस्ट होगा तो उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास ये 1 टेल और 2 टेल का सिनेरियो होगा। हम उसमें फिर जब देखेंगे तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को अगर 1 टेल टेस्ट है तो 1 टेल के सामने ये 2.323 वैल्यू देख ली जाएगी, और अगर 2 टेल टेस्ट का सवाल है तो 1% पे ये वाली वैल्यू एज अ टेबल वैल्यू पिक की जाएगी। जब टी टेस्ट होगा तो वो डिग्री ऑफ फ्रीडम पे वो पिक होंगे, और इसी तरह जब का स्केयर होगा तो उनके अपने अपने जो भी टेबल्स होंगे उसकी बेस पे वो चीज़ें चलेंगी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। ये हमारा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह ताला हम इस लेक्चर को आप गौर से सुनिएगा। होपफुली आपके जहन में बहुत सारे सवालात भी आएंगे, वो इंशाल्लाह ताला हम अपना जो हमारा ऑनलाइन सेशन होगा उसमें हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और बाकी जो इनसे रिलेटेड अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहें तो वो जो बुक आपको मैंने बताई हुई है, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 2, उसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी डिटेल लिखी है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। कोई नेट से सर्च करके पढ़ना चाहें वो मज़ीद आप चीज़ें पढ़ सकते हैं। ठीक है, कोशिश करनी है कि ख़ुद भी चीज़ें आप ज़्यादा करें ताकि आपके अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों का पता चले। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम एक प्रॉपर तरीके से प्रॉपरली हम स्टार्ट करेंगे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस को, और उसके हम बाकायदा स्टेप्स तो हमने देख लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम 1 मीन की टेस्टिंग को इंशाल्लाह देखेंगे कि 1 मीन की जो टेस्टिंग है वो कैसे की जाती है, किस सिचुएशन में कौन सा फार्मूला लगता है। जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन को पढ़ते हुए हमने किन चीज़ों को तरतीब से किन किन चीज़ों को पढ़ते जाना है ताकि हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक तरीके से बनता चला जाए। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह ताला हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट 1 पॉपुलेशन मीन
यूजिंग Z एंड T फार्मूलाज। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।